एंटिटी की आवाज़ आती है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। उसके बाद जूंग चिल्लाने लगते हैं, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, डंग को छोड़ दो, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको जाने दो। लेकिन अब वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा होता है। जूंग अपने आप से कहते हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे वापस लाऊं डंग को। ऐसा कहते हुए वो डंग का नाम लेकर वहाँ ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम डंग को देखते हैं, एक अंधेरी सी जगह में, जहाँ वो एक चेयर पे चेन से बंधे होते हैं। और जब हल्की हल्की उनकी आँख खुलती है तो वो बोलते हैं, जूंग, जूंग कहाँ हो तुम। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम उसे ढूंढ रहे हो। डंग पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता है। उसके बाद जब वो आगे देखते हैं तो वो एंटिटी उनके एकदम सामने खड़ी होती है। तुम तुम कौन हो, डंग उससे पूछते हैं। जिस पे वो कहता है, मेरी कहानी तो 400 साल पुरानी है, उसे छोड़ो, तुम बताओ, तुम आखिर जून के क्या लगते हो। जिस पे डंग बोलते हैं, मैं उसका दोस्त हूँ। तो वो एंटिटी हंसती है और कहती है, दोस्त, झूठ बोल रहे हो मुझसे। मैं बताता हूँ, तुम उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करने लगा है। ये सुनने के बाद डंग बोलते हैं, हाँ तो क्या। जिस पे वो एंटिटी बोलती है, तो अगर मुझे वापस से जूंग पे कंट्रोल चाहिए तो तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डंग कहते हैं, लेकिन क्यों क्यों तुम्हें जूंग चाहिए। जिस पे वो एंटिटी चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि उसके परिवार ने मेरी खुशियाँ छीनी है, तो मैं उसे कैसे खुश रहने दे सकता हूँ। डंग इससे पहले कुछ और पूछते, वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम जूंग को देखते हैं, जो रोते रोते अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। और तभी वो एंटिटी जूंग के सामने आती है। ओहो जूंग, इतना ज़्यादा प्यार, चलो कोई नहीं, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो अपने ऊपर से ये कंट्रोल हटा दो, मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ऐसा कहते हुए वो एंटिटी स्माइल कर रही होती है। जूंग कहते, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी को दोबारा से नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो जिस पे वो एंटिटी कहती है, ठीक है देख लो, या तो तुम या तो वो। जूंग एकदम चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, डंग, मैं क्या करूं। इधर वो एंटिटी वापस से डंग के पास आती है और कहती है, देखा, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जिस पे डंग बहुत वीकली स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो ज़रूर आएगा। तो एंटिटी कहती है, अभी भी इतना भरोसा। जिस पे डंग कहते हैं, मुझे पता है वो ज़रूर मुझे बचाने आएगा, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं सकता जैसे मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जिस पे वो एंटिटी कहती है, ओहो, कितना गहरा प्यार है तुम दोनों का। जिस पे डंग फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें क्या पता कि प्यार की क्या कीमत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कभी कोई रहा ही नहीं। डंग की ये सारी बातें सुनकर वो एंटिटी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो एंटिटी किसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वापस से वो एंटिटी डंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, नहीं रहा कोई मेरे पास, क्योंकि इन लोगों ने उसे मेरे साथ रहने ही नहीं दिया। और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि जूंग भी अकेला रहे, तड़पे मेरी तरह। इधर हम जूंग को देखते हैं, उसी दरवाजे के सामने वो खड़े होकर सोच रहे होते हैं, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो डंग को मैं खो दूंगा। इसके लिए मुझे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए जूंग दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर वही एंटिटी बहुत ज़ोर से हंस रही होती है। वो कहती है, आ गए तुम। जिस पे जूंग कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ करो, लेकिन उसे जाने दो। जिस पे वो एंटिटी कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। फिर वही एंटिटी डंग के पास आती है और कहती है, वो देखो, तुम्हारा हीरो आ रहा है। जूंग डंग के सामने खड़े होते हैं और तभी अचानक से जब वो ऊपर देखते हैं तो उनकी आंखें पूरी काली होती हैं। वो जूंग नहीं थे। डंग लगातार जूंग को आवाज़ दे रहे थे पर वो सुन नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे डंग के पास आते हैं और एकदम पास आकर बैठ जाते हैं। डंग कहते हैं, जूंग तुम लड़ सकते हो। जूंग जिसका कुछ भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। फिर वो डंग को चेयर से खोलते हैं और दीवार से लगा देते हैं और उनके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर उनसे कहते हैं, तो तुम्हें डर लग रहा है। जिस पे डंग कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो जूंग, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। फिर जूंग अपना चेहरा उनके और पास ले आते हैं और पूछते हैं, अब। जूंग को अपने इतना ज़्यादा क्लोज देख के डंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। जूंग डंग की आंखों में देख रहे होते हैं। डंग उनसे कहते हैं, जूंग, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। जूंग और कस के डंग का हाथ पकड़ते हैं और कह रहे होते हैं, भूल जाओ उसे। डंग उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जूंग धीरे धीरे अपना फेस डंग के फेस के और ज़्यादा करीब ले आ रहे होते हैं। बस कुछ इंचेस की ही दूरी थी। डंग बोलते हैं, जूंग, और ऐसा कहने के बाद वो जूंग को किस करने लगते हैं।
जूंग उनका हाथ छोड़ देते हैं और पीछे हटकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जिस पे डंग कहते हैं, मैं तुम्हें वापस ला रहा हूँ। और वो वापस से जूंग को अपनी तरफ खींचते हैं और किस करने लगते हैं। जूंग फिर से खुद को हटाते हैं और उसके बाद अपना सर पकड़ लेते हैं और वो डंग से कह रहे होते हैं कि डंग दूर रहो मुझसे। डंग उनको पकड़ते हैं, उनका फेस अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, जूंग देखो मेरी तरफ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया, अब तुम वापस आ जाओ। ऐसा कहते हुए वो जूंग को खूब कस के पकड़ लेते हैं। जूंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे कह रहे होते हैं कि ये मैं नहीं हूँ और मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। जिस पे डंग कहते हैं, नहीं, बस तुम एक बार मुझे पकड़ लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरह जूंग अपने आप को संभालते हैं और डंग को कस के पकड़ लेते हैं। पर तब भी चीज़ें शांत नहीं हो रही होती हैं तो डंग जूंग का फोरहेड अपने फोरहेड से टच करते हैं। जूंग की पूरी बॉडी कांप रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और उसके बाद डंग जूंग का फेस ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जूंग नॉर्मल हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। जूंग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो? जिस पे डंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए। जूंग एक हल्की सी स्माइल करते हैं, फिर डंग को पकड़ते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। इस टाइम पे जूंग सोच रहे होते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता। और ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे अपना हाथ डंग के वेस्ट की तरफ लेके जाते हैं और उन्हें कस के पकड़ लेते हैं और वो लोग एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी जूंग अपने आप को पीछे हटाते हैं और कहते हैं, डंग मैं तुम्हें खो नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डंग। तो डंग स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है। फिर जूंग उससे पूछते हैं, और तुम? तो डंग कहते हैं, तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों यहाँ पे हूँ? और अगर सच में तुम सुनना चाहते हो तो हाँ, मैं भी तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। डंग की ये सारी बातें सुनने के बाद जूंग स्माइल कर रहे होते हैं और उसके बाद वापस से वो डंग को अपनी तरफ खींच के किस करने लगते हैं और उन्हें किस करते हुए वो दरवाजे की तरफ लीन हो रहे होते हैं। फिर अचानक से जूंग दरवाज़ा खोलते हैं और डंग को बाहर की तरफ धक्का दे देते हैं। डंग कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो जूंग से पूछते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पे जूंग कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना और हाँ, आई लव यू। ऐसा कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर से डंग दरवाज़ा पीट रहे होते हैं और लगातार जूंग को आवाज़ लगा रहे होते हैं। इधर जूंग अपने आप में सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे उससे लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो उस एंटिटी को आवाज़ लगाते हैं। उसे कहते हैं कि देखो मैं आ गया और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वो एंटिटी जूंग के एकदम सामने आती है और उसके बाद जूंग को वहाँ से उठाकर कहीं ले जाती है। इधर डंग ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं पर उन्हें पता था कि ऐसे बैठने से या रोने से कोई काम नहीं होने वाला है। उसके बाद वो उठते हैं और जाते हैं जूंग के फैमिली से मिलने, क्योंकि उन्हें याद था कि एंटिटी ने कहा है ये सब कुछ जूंग की फैमिली से रिलेटेड है। जूंग की फैमिली ने ही कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है जूंग के साथ। जूंग के फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और जूंग की मॉम को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। डंग उनसे फूविन के बारे में पूछते हैं। जूंग की मॉम डंग को कुछ बताती हैं और एक एड्रेस देती हैं और उसके बाद डंग उस घर के सामने होते हैं। उसके बाद वो डोरबेल प्रेस करते हैं, फिर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे खड़े होते हैं पॉन्ड, जो कि फूविन के बॉयफ्रेंड थे। डंग उन्हें बताते हैं कि मैं जूंग का बॉयफ्रेंड हूँ, जो कि फूविन के भाई हैं। और उसके बाद वो फूविन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो बताते हैं कि फूविन ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, क्लास में भी वो ज़्यादातर अपने में ही रहता था। एक दिन एक ग्रुप असाइनमेंट में हम साथ में थे, उसने मेरी बहुत सारी हेल्प करी और मुझे वो अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता था। और ये चीज़ मैंने उसे बताई कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसे पता नहीं किस बात का डर था और उसके बाद उसने मुझसे मिलना भी बंद कर दिया। ना वो मेरे कॉल्स उठाता, ना मुझे मैसेज पे बात करता, कुछ भी नहीं। मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश करी पर मुझे ये पता चला कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। पर मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं एक आखिरी बार उससे बात करना चाहता था, इसलिए मैं उसके घर गया। पर मुझे पता चला कि वो घर पे नहीं रहता है, वो स्कूल के ही हॉस्टल में रहता है, तो मैं हॉस्टल में गया। फिर मुझे फुविन मिला, पर वो मुझसे बात करने के लिए ही रेडी नहीं था। उसने बस मुझसे यही कहा कि मैं उससे दूर रहूं, अगर मैं उसके पास गया तो कोई है जो मुझे हर्ट कर देगा। और उसने मुझे एक लेटर दिया, साथ ही ये कहा कि मैं इसे कभी ना खोलूं जब तक कि कोई उसके बारे में पूछने ना आए। और ये भी बोला कि अगर मैं दोबारा उसके पास आया तो वो अपने आप को हर्ट कर लेगा। इस वजह से मैं वहाँ से चला आया और दोबारा कभी वहाँ नहीं गया। तो जिस पे डंग पूछते हैं कि क्या वो लेटर है आपके पास, तो जिस पे पॉन्ड बोलते हैं, इस बात को 10 साल हो गया है पर मैंने अभी तक उसको रखा है। फिर वो लेटर निकाल के वो डंग को देते हैं। डंग उसे खोलते हैं
तो उसमें एक एड्रेस लिखा होता है और उसके बाद वो दोनों उस जगह पे जाते हैं। वो एक पुराना सा मंदिर था और वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। डंग और पॉन्ड इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है। पॉन्ड और डंग उसके पास जाते हैं और उससे उस जगह के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो बताता है, मुझे पता था कि कभी ना कभी कोई तो ज़रूर आएगा उसके बारे में पूछने के लिए, चलो अंदर चलो। उसके बाद वो उन लोगों को घर के अंदर लेके जाता है। फिर ज़मीन के अंदर से एक बॉक्स निकालता है और उसमें बहुत ही पुरानी कुछ किताबें थीं और कुछ अलग कलर के स्टोन्स थे। एक खंजर था जो लाल कपड़े में लाल धागे से बंधा हुआ था। वो सारी चीज़ें डंग को देता है और कहता है, ये तुम्हारी अमानत है। डंग उसको लेते हैं और उन किताबों को खोलकर देखने लगते हैं, पर वो इतनी पुरानी लिखावट की थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। और इस बारे में वो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गांव में एक घर ऐसा है जिनको ये भाषा पढ़ना और लिखना दोनों आता है, क्योंकि ये किताबें उनके ही पूर्वजों ने लिखी हैं। डंग थोड़ा खुश होते हैं कि चलो कोई तो मिला, कोई तो हल सामने आया। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को उस घर पे लेके जाता है। फिर वहाँ पे उन्हें डंग के उम्र का ही एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है स्काई। वो आदमी स्काई को बताता है सारी चीज़ें और उसके बाद स्काई डंग के हाथों से किताबें ले लेते हैं। फिर बहुत ध्यान से उन सबको देख रहे होते हैं और उसके बाद पहली किताब निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद में वो डंग से सिर्फ एक बात कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें उस इंसान को यहाँ लेकर आना होगा जिस पर उस आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। डंग सोच